और खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां पुलिस कमिश्नर गौतम बुद्ध नगर लक्ष्मी सिंह के निर्देशन में कमिश्नरेट गौतम बुद्ध नगर में स्लम एरिया के बच्चों को शिक्षा से जोड़ने के उद्देश्य से चलाए जा रहे अभियान नन्हे परिंदे के अंतर्गत एसपी 1 नोएडा प्रवीण कुमार सिंह की तरफ से थाना सेक्टर 39 पर टीम नन्हे परिंदे के साथ 2023-24 के सत्र के लिए नन्हे परिंदे के बच्चों की ओबीई परीक्षा में सफल होने का जश्न मनाया गया। टीम नन्हे परिंदे को ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि 21 अक्टूबर को थाना सेक्टर 39 पुलिस स्टेशन में टीम नन्हे परिंदे ने 2023-24 के सत्र के लिए नन्हे परिंदे के बच्चों की ओबीई परीक्षा में सफल होने का जश्न मनाया। प्रवीण कुमार सिंह एसीपी 1 नोएडा ने टीम नन्हे परिंदे को शुभकामनाएं दी और अपने जीवन में शिक्षा और शिक्षकों की भूमिका पर प्रकाश डालते हुए अपने ज्ञान के शब्द साझा किए। नमस्कार दोस्तों, एक बार एक सज्जन ट्रेन में अपने 25 वर्ष के बेटे के साथ सफर कर रहे थे। ट्रेन की खिड़की से बाहर देखकर लड़का चिल्ला रहा था, पापा देखो पेड़ पीछे भाग रहे हैं। पिता मुस्कुराया, लेकिन पास बैठा व्यक्ति इस युवक के बचकाने व्यवहार से थोड़ा परेशान हो गया। उसको अजीब सा लगा। थोड़ी देर बाद लड़का फिर चिल्लाया, पापा देखो कितने रंग बिरंगे सुंदर पहाड़ हैं, बादल हैं, नदियां हैं। पिता फिर मुस्कुराया, लेकिन पास बैठे व्यक्ति से अब नहीं रहा गया। उसे लगा शायद ये लड़का कुछ मानसिक समस्या वाला है, मेंटली रिटार्डेड है। उसने पिता को कहा, भाई साहब आप अपने बेटे को किसी अच्छे डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाते? पिता ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ दिखाया था, कल तक ये नेत्रहीन था, अब इसकी आंखों की रोशनी वापस आ गई है और इसे दिखने लगा है, इसीलिए इसे ये सब कुछ नया नया सा लग रहा है। दोस्तों, किसी के बारे में कोई धारणा बनाने से पहले उसकी सच्चाई को भली भांति जानना चाहिए। हो सकता है वास्तविकता कुछ और ही हो। कहते हैं ना, जो दिखता है वो होता नहीं, जो होता है वो दिखता नहीं। जनाब, देखकर परखना छोड़ो और लोगों को समझना सीखो। नमस्कार। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। रुक करेंगे प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की ओर। राजधानी देहरादून के शिक्षा निदेशालय में उत्तराखंड के शिक्षा सचिव की अध्यक्षता में सभी वरिष्ठ अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक हुई। उत्तराखंड की डीजीपी शिक्षा झरना कमठान ने कहा कि बैठक में क्लस्टर विद्यालयों के प्रस्ताव के संबंध में चर्चा की गई और जीर्ण शीर्ण स्थिति वाले विद्यालयों पर भी चर्चा की गई है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि क्लस्टर स्कूल आसपास के स्कूलों के हब का काम करेंगे, जिसमें आवागमन के लिए वाहनों की सुविधा भी दी जाएगी, जिसके लिए सभी जनपदों से प्रस्ताव मांगे गए हैं। देखिए, कल सचिव विद्यालय शिक्षा की अध्यक्षता में समस्त 13 जनपदों के जिलाधिकारियों के साथ में एक समीक्षा बैठक की गई थी, जिसमें जो कई महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उन पे चर्चा की गई। इसमें मुख्य रूप से एक तो क्लस्टर विद्यालयों के प्रस्ताव के संबंध में था। इसके अलावा जो हमारे ऐसे विद्यालय हैं जो जीर्ण शीर्ण स्थिति में हैं, उनके संबंध में भी चर्चा की गई। और जो इस तरह के विद्यालय हैं जहाँ पर बिजली, पानी, फर्नीचर आदि मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, उनके संबंध में भी कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया गया। जहां तक क्लस्टर स्कूलों का प्रश्न है, तो इसमें जो इस तरह के विद्यालय हम बना रहे हैं जो क्लस्टर के रूप में काम करेंगे, यानी कि उनके जो आसपास के विद्यालय हैं उनके हब के रूप में जो है वो उन विद्यालयों में जो है छात्रों को बुलाया जाएगा और छात्रों को वहां तक आने के लिए ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी सुविधा उपलब्ध करी जाएगी। तो उस पर चर्चा हुई है। कुछ जनपदों से प्रस्ताव आ गए हैं, बाकी जनपदों से अपेक्षित हैं। तो जैसे ही बाकी जनपदों से प्रस्ताव आते हैं, इसमें एक शासन स्तर पर बैठक करी जाएगी और उसके बाद आगे की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
बीजेपी ने अपने सदस्यता अभियान का लक्ष्य पूरा कर लिया है। आपको बता दें कि 2 सितंबर से बीजेपी संगठन ने सदस्यता अभियान की शुरुआत की थी। 1 अक्टूबर से दूसरे चरण का सदस्यता अभियान 15 अक्टूबर को संपन्न होने के साथ ही बीजेपी ने 20 लाख लोगों को जोड़ने का अपना लक्ष्य पूरा कर लिया है। गौरतलब है कि बीजेपी की ओर से विधायक और मंत्रियों को सदस्यता अभियान का लक्ष्य पूरा करने का निर्देश दिया गया था, जिसमें कई विधायक लक्ष्य से ज्यादा सदस्य बनाने में सफल रहे हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने प्रदेश कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने तमाम जरूरी जानकारी साझा की। उत्तराखंड देश के उन 6 राज्यों में है जिन्होंने अपने लक्ष्य को पूर्ण किया है और 20,17,397 सदस्य हमारे उत्तराखंड राज्य में बन चुके हैं। सदस्यता क्रम लगातार चलने वाला क्रम है, क्योंकि संगठन के गठन की दृष्टि से सदस्यता का टाइम पीरियड तय होता है। उसके अंतर्गत हर राज्य को अपना लक्ष्य दिया जाता है। हमने वो लक्ष्य को पूर्ण किया और मुझे बताते खुशी है कि अब सदस्यता अभियान के क्रम में भी हम बहुत जल्दी उत्तराखंड राज्य के सर्वाधिक सक्रिय सदस्य ये भारतीय जनता पार्टी में दिशा मार्ग गति आगे बढ़ेगी। उत्तराखंड कांग्रेस के तमाम प्रकोष्ठ संगठन को मजबूत करने के लिए जनता से संपर्क साध रहे हैं। वहीं यूथ कांग्रेस भी चलो वार्ड चलो पंचायत अभियान चलाने जा रही है। इस अभियान के तहत यूथ कांग्रेस पंचायत और वार्डों में जाकर जनता से संपर्क साधेगी और कार्यकर्ताओं से संपर्क कर संगठन को मजबूती प्रदान करने के साथ ही कांग्रेस की विचारधारा को आम जनता तक पहुंचाएगी। तो वहीं सीवी चौहान ने बताया कि पहले सभी ऑनलाइन ट्रेनिंग दी जाएगी और अगर ऑनलाइन ट्रेनिंग में दिक्कत हुई तो 1-to-1 बात करके अभियान को आगे बढ़ाया जाएगा। खबर देहरादून से है, जहां कांग्रेस की ओर से संगठन को मजबूती देने के लिए अनेक तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। इसी क्रम में जनता तक अपनी नीतियों को पहुंचाने के लिए चलो वार्ड अभियान का शुभारंभ किया गया। निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही एक्टिव मोड में नजर आ रही है। जहां एक तरफ बीजेपी ने सदस्यता अभियान का लक्ष्य पूरा कर लिया है, तो वहीं कांग्रेस भी चलो वार्ड चलो पंचायत अभियान को आगे बढ़ाती हुई नजर आ रही है, जिसमें सभी कार्यकर्ता, नेता और पदाधिकारी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और कांग्रेस की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने के लिए परिश्रम कर रहे हैं। अब निकाय चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज होती हुई दिखाई दे रही हैं। सभी सियासी दलों की तरह कांग्रेस भी पूरी तरह से एक्टिव मोड में है। जनता तक अपनी नीतियों को पहुंचाने के लिए तरह तरह के अभियान सियासी दलों की ओर से चलाए जा रहे हैं। तो वहीं कांग्रेस भी चलो वार्ड चलो पंचायत अभियान के तहत निकाय चुनाव में जीत हासिल करने का पूरा प्रयास कर रही है। निकाय चुनाव में जीत हासिल करने के लिए सभी कार्यकर्ता एकजुट नजर आ रहे हैं। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का हमने जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने रखी है, वो कार्यक्रम की रूपरेखा के बारे में जैसे आपको भी अवगत कराया मोहन भंडारी जी ने भी कि चलो वार्ड चलो पंचायत। इसके तहत जो युवा कांग्रेस के पदाधिकारी हैं, विधानसभा स्तर के पदाधिकारी हैं, जिला स्तर के पदाधिकारी हैं, वो लोग पंचायत में जाएंगे, वार्ड में जाएंगे और वार्ड में नुक्कड़ सभा, इसमें कई तरह के प्रोग्राम हमने शक्ति क्लब एक कार्यक्रम लॉन्च किया। शक्ति क्लब में वो महिलाओं को हमने क्लब बनाया शक्ति क्लब, जिसके तहत हमने महिलाओं को कांग्रेस की पार्टी से, कांग्रेस की विचारधारा से जुड़ने का कार्यक्रम बनाया है। उसके तहत गांव में जाकर, चाहे वो शक्ति क्लब के तहत हो, चाहे वो युवा संवाद हो, चाहे वो नुक्कड़ सभा हो या कोई रैली हो या कोई पंचायत स्तर पे पंचायत के मुद्दों को लेकर कोई धरना हो, इस प्रकार के जो तमाम जो प्रदर्शन या जो कार्यक्रम किए जाएंगे वो चलो वार्ड और चलो पंचायत कार्यक्रम के थ्रू किए जाएंगे। दुग्ध विकास मंत्री सौरभ बहुगुणा का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि 2021 और 22 में जब उन्होंने इस मंत्रालय को संभाला था तो उस समय उत्तराखंड का अंचल दूध है, इसको लेकर के काफी शिकायतें थी, लेकिन उन्होंने इन शिकायतों को दूर किया था। साथ ही उन्होंने कहा कि पहले उत्तराखंड के दुग्ध संघ नुकसान में थे, लेकिन आज के समय में सभी दुग्ध संघ मुनाफे में हैं।
लिए बहुत गर्व की बात है माननीय मंत्री है कि हमने जो पहले 22 से पहले जो मत्स्य पालक काम करते थे उनको कमर्शियल बिजली दर का यूनिट देना पड़ता था, जो कि लगभग 5 रुपए 70 पैसा प्रति यूनिट था। लेकिन इस सरकार में हमने उसको कन्वर्ट करके एग्रीकल्चर दर पे लाए हैं, जिससे कि उनको लगभग 3.25 रुपए प्रति यूनिट उनका बचेगा। अब सारे मत्स्य पालकों को जो बिजली के कनेक्शन मिल रहे हैं वो एग्रीकल्चर यूनिट से मिल रहे हैं। एनिमल हस्बेंड्री विभाग जो हमारा लगभग 3% जीएसडीपी में कंट्रीब्यूशन करता है, बहुत अहम विभाग है। हमारे पर्वतीय क्षेत्र हो या तराई क्षेत्र हो, उसमें एनिमल हस्बेंड्री से जुड़े हुए बहुत सारे लोग हैं। हमारे यहाँ 3 नई योजनाओं को हमने लॉन्च किया उत्तराखंड में। गोल्ड वैली योजना जो एक बहुत ही हमारी एक महत्वाकांक्षी योजना थी। हमने सोचा था कि अगर पर्वतीय क्षेत्रों के लोगों को हम गोल्ड वैली योजना से जोड़ पाएंगे तो उनको रोजगार भी उत्पन्न कर पाएंगे और अपने गांव में उनको रोजगार मिलेगा तो पलायन की समस्या भी कहीं ना कहीं कम होगी, क्योंकि बहुत आवश्यक है उत्तराखंड के लिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से फिल्म अभिनेता मोहन बाबू ने मुलाकात की। केदारनाथ यात्रा पर आए मोहन बाबू ने मुख्यमंत्री से भेंट के दौरान राज्य में फिल्मों को बढ़ावा देने के लिए किए जा रहे प्रयासों के लिए मुख्यमंत्री का आभार जताया। उन्होंने उत्तराखंड की फिल्म नीति का फिल्मों को बढ़ावा देने वाला प्रयास बताते हुए कहा, उत्तराखंड का प्राकृतिक सौंदर्य फिल्मांकन के सर्वथा अनुकूल है। तो वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में फिल्मांकन को बढ़ावा देने के लिए फिल्म नीति के तहत फिल्मकारों की आवश्यक सहयोग और सुविधाओं को उपलब्ध कराए जाने की व्यवस्था की गई है। हमारी फिल्म नीति राज्य के पर्यटन स्थलों को देश और दुनिया में पहचान दिलाने में सफल हो, इसके लिए भी हम प्रयासरत हैं। राज्य में फिल्मों को बढ़ावा देकर पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा और हमारे युवाओं को भी राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा को पहचान दिलाने में सफलता मिलेगी। इस अवसर पर महानिदेशक सूचना एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी उत्तराखंड फिल्म विकास परिषद बंशीधर तिवारी उपस्थित थे। फिल्म एक्टर मोहन बाबू उत्तराखंड दौरे पर रहे। अपने उत्तराखंड दौरे के दौरान वो सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी से मिले। इस दौरान उन्होंने प्रदेश सरकार की नीतियों की जमकर सराहना की। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की फिल्मांकन को बढ़ाने की नीतियों को लेकर वो काफी खुश हैं। तस्वीरें देहरादून से सामने आ रही हैं, जहां अभिनेता उत्तराखंड दौरे पर रहे और उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की। पुष्पगुच्छ देकर उन्होंने उनका स्वागत किया। थूक जिहाद के मामले प्रदेश में मिलने के बाद पुलिस प्रशासन भी अब एक्शन मोड में आ गई है, जिसे लेकर उत्तराखंड के डीजीपी अभिनव कुमार ने सभी रेस्टोरेंट्स और ढाबों में सीसीटीवी कैमरे लगाने और सत्यापन कराने के निर्देश दिए हैं। इस बात पर डीजीपी अभिनव कुमार ने कहा कि हमने पुलिस एक्ट और नई भारतीय न्याय संहिता के सुसंगत प्रावधानों के अंतर्गत 8 बिंदुओं पर दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिस पर लगातार हमारी ओर से कार्रवाई की जा रही है। इसको लेकर मॉनिटरिंग की जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि किसी होटल या रेस्टोरेंट में कोई कुक या वेटर खाने को दूषित करता हुआ पाया जाता है तो उस पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। थूक जिहाद के बढ़ते हुए मामलों को लेकर अब शासन और प्रशासन दोनों ही अलर्ट हो गए हैं, तो वहीं डीजीपी भी अब पूरी तरह से एक्टिव नजर आ रहे हैं। अब लगातार होटल्स की मॉनिटरिंग की जाएगी और अगर कोई भी शेफ या कर्मचारी खाने को दूषित करता हुआ पाया गया तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि लगातार देश के अलग अलग कोनों से थूक जिहाद के कई मामले सामने आए, जिसके बाद से अब पुलिस प्रशासन एक्टिव मोड में नजर आ रहा है। खाने को दूषित करने वालों के खिलाफ अब पुलिस सख्त एक्शन लेने की बात कर रही है। तो वहीं अब सीसीटीवी लगाना भी अनिवार्य हो गया है। एक तो धार्मिक भावनाओं का प्रश्न है और दूसरा लोगों के अपना एक व्यक्तिगत मतलब सोच का और उसका भी प्रश्न है कि भाई ठीक है, आप अपने किसी परिवार के सदस्य का
की प्लेट से आप खाना शेयर कर सकते हैं, अपने किसी मित्र की प्लेट से खाना शेयर कर सकते हैं, उसमें या एक गिलास से कई बार होता है हम पानी भी पी सकते हैं। लेकिन अमूमन किसी अनजान व्यक्ति से या कोई अगर किसी होटल या रेस्टोरेंट में काम करने वाला कोई कुक है, कोई वेटर है, वो किसी खाने को मतलब जानबूझ के प्रदूषित कर रहा है, तो फिर यहाँ पे लोगों की भावनाओं का भी, धार्मिक भावनाओं का भी और अदरवाइज भी भावनाओं का प्रश्न खड़ा होता है। हल्द्वानी सड़क चौड़ीकरण को लेकर प्रशासन ने काला डूंगी चौराहे और बरेली रोड की तरफ अवैध अतिक्रमण को तोड़ दिया। इस दौरान कुछ लोगों की प्रशासन के साथ तीखी नोकझोंक भी हुई, तो वहीं सिटी मजिस्ट्रेट एपी वाजपेयी और एसडीएम परितोष वर्मा के नेतृत्व में ये कार्रवाई की गई। इस दौरान शहर कोतवाल राजेश यादव अपनी पुलिस टीम के साथ मौके पर मौजूद रहे, जहां पर प्रशासन के साथ नोकझोंक कर रहे लोगों को समझाया गया। खबर हल्द्वानी से है, जहां अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई की गई। कार्रवाई के दौरान कुछ लोग प्रशासन के साथ नोकझोंक करने लगे, तो वहीं मामला बढ़ता देख प्रशासन मौके पर पहुंचा और घंटों की समझाइश के बाद विवाद को शांत कराया जा सका। आपको बता दें कि सड़क चौड़ीकरण के उद्देश्य से अवैध अतिक्रमण पर यह कार्रवाई की गई थी। कार्रवाई के दौरान भीड़ इकट्ठा हो गई और कुछ लोग प्रशासन के साथ बहस करने लगे, तो वहीं मामला तूल पकड़ने लगा, तो प्रशासनिक अधिकारी बीच में आए और मामले को शांत करवाया। हमारा लेफ्ट साइड का पोर्शन है, इसमें गवर्नमेंट प्रॉपर्टी लगभग हम लोग हटा चुके थे और 12 मीटर वाइड भी हो गई थी। यहाँ पर एक स्ट्रक्चर है, इनको लगभग 3 महीने पहले से समय दिया गया था और जो इलेक्ट्रिक पोल्स हैं वो भी नए शिफ्ट कर दिए गए हैं। लेकिन इस बिल्डिंग में कतिपय भाग जो चौड़ीकरण में आया था वो न हटने की वजह से जो नए पोल हैं उसमें इलेक्ट्रिक सप्लाई चालू नहीं हो पा रही थी, तो उनको पर्याप्त समय देने के बाद भी न करने के बाद आज ये कार्रवाई हमने प्रारंभ की है। हमारे पास कोई भी नोटिस इनके द्वारा नहीं आया गया। तो वहाँ उत्तराखंड सैनिक मोटर वाहन समिति के नाम से ये अलॉटमेंट है राज्यपाल उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, और राज्यपाल सचिव उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा हमें भूमि आवंटन की गई है। कुमाऊं कमिश्नर द्वारा भूमि की पैमाइश करके एडीएम अपर जिलाधिकारी द्वारा ये नक्शा पास किया गया था पहला। उसके बाद फिर बाद में शहर में आरबीएफ लागू हो गया था 1982-83 में। तो बाद में आरबीएफ लागू हुआ तो प्रदीप भटनागर तत्कालीन IAS ऑफिसर उनके द्वारा ही हमारी भूमि की पैमाइश करी गई। PWD के बुलाए गए, तहसील के बुलाए गए, नगर निगम को, नगर पालिका के बुलाए गए, म्यूनिसिपल बोर्ड के पैमाइश करके हमको विधिवत रूप से तुम्हारे नक्शा पास करके अनुचित स्वीकृति प्रमाण पत्र देकर 10 फुट का सेटबैक छोड़ने के बावजूद हमारा नक्शा पास करके हमको दिया गया। खबर हरिद्वार से है, जहां इस बार 4 नवंबर को गंगा महोत्सव पहली बार आयोजित किया जाएगा और इसके लिए हरिद्वार में तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं। कार्यक्रम चंडी घाट नमामि गंगे घाट पर आयोजित किया जाना है। इसी क्रम में IAS राजीव कुमार मित्तल हरिद्वार पहुंचे और जिला अधिकारी और अन्य लोगों के साथ कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया और व्यवस्थाओं का उन्होंने जायजा लिया। IAS राजीव मित्तल का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि हर साल हम लोग 4 नवंबर को गंगा उत्सव सेलिब्रेट करते हैं, ये उसका 8वां एडिशन है। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शामिल होंगे। हरिद्वार से है, जहां 4 नवंबर को गंगा महोत्सव का आगाज किया जाएगा, जिसको लेकर प्रशासन पूरी तरह से एक्टिव मोड में है। प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और अधिकारियों से बातचीत की। IAS राजीव मित्तल ने मौके का निरीक्षण किया और तमाम व्यवस्थाओं का जायजा लिया। आपको बता दें कि इस आयोजन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद शिरकत करेंगे। हर साल हम लोग 4 नवंबर को गंगा उत्सव सेलिब्रेट करते हैं, तो ये उसका 8वां एडिशन है। पहले हम लोगों ने काफ़ी बार दिल्ली में किया है। इस बार हम लोगों की कोशिश है कि इस बार उसको हम लोग गंगा किनारे सेलिब्रेट करें और उसके लिए उत्तराखंड राज्य का चयन हुआ है। तो उसके लिए माननीय जल शक्ति मंत्री श्री CR पाटिल साहब वो आएंगे और साथ ही में जो उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री हैं उनकी भी आने की संभावना है। तो उन दोनों हस्तियों के द्वारा इस कार्यक्रम का उद्घाटन होगा और इस कार्यक्रम में गंगा के जितने भी पहलू हैं
उन सबको उजागर किया जाएगा। हल्द्वानी में पुलिस ने चेकिंग अभियान के दौरान 2 लोगों को अवैध हथियारों के साथ गिरफ्तार किया है। चौकी लामाचौर क्षेत्र में पुलिस की टीम ने एक कार को संदिग्ध गतिविधियों के कारण रोका और तलाशी के दौरान पुलिस ने कार से एक 12 बोर का देसी तमंचा, एक 12 बोर की बंदूक और 4 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। नैनीताल पुलिस द्वारा ऑर्गेनाइज्ड क्राइम से जुड़े हुए जितने अपराधी हैं उनके खिलाफ समय समय पर अभियान चलाते रहे हैं। इसी क्रम में हमें कुछ लोगों की एक इंफॉर्मेशन मिली कि यहाँ पर कुछ लोग अवैध हथियार बेचने का काम करते हैं। इसमें एसओजी की टीम ने, लोकल थाना पुलिस की टीम ने एक्टिविटी हुई और हमारी दोनों टीमों ने कल 2 अभियुक्तों को 2 अवैध हथियारों के साथ में गिरफ्तार किया है। इनसे पूछताछ में उधम सिंह नगर और उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्रों से हथियार लाना और यहाँ नैनीताल जिले में बेचना पाया गया है। इनमें से 1-2 अभियुक्त हैं, उनका कुछ पॉलिटिकल पार्टी से भी कनेक्शन जुड़ा हुआ जो है संज्ञान में है। इसमें भी जांच की जा रही है कि ये लोग किसके संरक्षण में इस तरह कार्रवाई की जा रही है। आने वाले समय पुलिस इस मामले में और भी सख्त कार्रवाई करेगी। बागेश्वर जिले के कांडा तहसील स्थित औलानी गांव में कुछ दिन पहले 2 वर्षीय एक मासूम बच्ची को गुलदार अपना निवाला बना दिया था। उसी को पकड़ने को वन विभाग ने गांव में ट्रैप कैमरे, पिंजरे और फोर्स ट्रैकुलाइज गन एक्सपर्ट रेस्क्यू टीम की तैनाती की थी और यहां शनिवार की शाम इस टीम को नरगोली गांव में एक गाय को हमला कर मार गिराए जाने की सूचना प्राप्त हुई। सूचना प्राप्त होने पर रेस्क्यू टीम प्रभारी डॉक्टर हिमांशु पांगती ने रपरावी में मोर्चाबंदी कर मात्र 1 घंटे में गुलदार को ट्रैकुलाइज कर पिंजरे में कैद कर लिया। यहां ग्रामीण महिलाओं ने, जिन्होंने बच्ची को गुलदार के मुंह से बचाया था, इसे वो गुलदार है मानने से इनकार कर दिया है। हम लोग रानीबाग रेस्क्यू सेंटर से अभी हमारी टीम आई हुई थी। आज हमें सूचना मिली कि एक गुलदार ने औलानी के नज़दीक एक बैल को शिकार किया है, तो हमें वो क्लू मिला, तो उसके क्लू मिलने के उपरांत ही हम लोग तुरंत वहाँ पर गए और हमने उस बेट का सहारा लेके औलानी के समीप एक नरगोली गाँव है, मात्र 1 किलोमीटर की रेंज के अंदर, तो वहाँ पर हमने इसको सुरक्षित ट्रैंकुलाइज कराया। आज हमारी यहाँ पे जो टीमें बनी थी, 2 टीमें बनी है, एक दिन की टीम बनी है, एक रात की टीम बनी है। जो हमारी रात की टीम है उसमें 5 लोग हम हैं और 7 बजे से हम यहाँ, हमारा जो काम था यहाँ पे शुरू होना था और हम 5 बजे से यहाँ पहुँच गए थे और हमने यहाँ सारे गाँव में 16 अपने ट्रैप कैमरे लगाए हैं और ट्रैप कैमरे के और हमने 2 पिंजरे भी यहाँ पे लगाए हैं। और उसके बाद हमें सूचना मिली थी कि नरगोली गांव में कल एक घटना हुई थी, गाय को मारा था यहीं से 1 किलोमीटर के दायरे में। तो हम अपनी पूरी टीम के साथ वहां पहुंचे और वहां पे हमने उसके बाद ट्रैंकुलाइज, वहाँ पे हमने बैठे स्कूल की छत में बैठे, प्राइमरी स्कूल नरगोली में, वहाँ पे हमने ट्रैंकुलाइज गन से जो गुलदार था उसको वहाँ पे घायल किया है। उसके बाद हम उसको यहाँ लाए हैं। एक बाघ पकड़ा गया है, ये वाला वो वाला जो बच्चे को पकड़ के ले गया वो वाला बाघ नहीं है। हम यहाँ खतरा, अभी बाघ पकड़ा गया है तो खतरा कम नहीं हुआ है, खतरा टला नहीं है। जो बच्चे को पकड़ के ले गया वो बाघ अलग है, लेकिन हम लोगों ने घास का डर का माहौल बना रहा है। हम लोगों ने घास काटना छोड़ दिया, हमारे बच्चे स्कूल जाना बंद हो गया। और दूसरा बाघ भी अभी कैमरा भी लगा रहना चाहिए और पिंजरा भी नहीं जाना चाहिए, लगा रहना चाहिए। पिछले कुछ समय में उत्तराखंड में ऐसी घटनाएं सामने आई हैं जिनकी चौतरफा आलोचना हो रही है। ऐसी घटनाएं जिनमें कोई व्यक्ति चाय में थूकता हुआ नजर आ रहा है तो कोई खाने में। और इन्हीं सभी घटनाओं के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी साफ शब्दों में कह दिया कि प्रदेश में इस तरह की घटनाएं बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। इसके साथ ही लव जिहाद, लैंड जिहाद और थूक जिहाद प्रदेश में नहीं चलेगा। तो वहीं दूसरी तरफ जब ऐसी घटनाओं को लेकर उत्तराखंड के मदरसा एजुकेशन बोर्ड के अध्यक्ष मुफ्ती शमू काजमी से पूछा गया कि वो इन सब घटनाओं को लेकर क्या सोचते हैं, तो उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि कोई भी धर्म इस तरह की हरकतें करने की इजाजत नहीं देता है। लेकिन साथ ही उन्होंने ये सब कराने के लिए कांग्रेस की तरफ भी इशारा किया है। उनका कहना है कि कांग्रेस ने 60 साल तक राज किया और अब उसे अपना वोट बैंक होता हुआ नजर आ रहा है, तो ये सब कराने पर तुल गई है। सर, मैं इस नजरिए से देख रहा हूं कि माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी और उनका प्रशासन बहुत बढ़िया तरीके से काम कर रहा है और जो लोग ऐसा कर रहे हैं
मैं उन्हें कहना चाहता हूं आपके माध्यम से, ना वो इस्लाम की एजुकेशन है, ना मोहम्मद साहब की आइडियोलॉजी है। अगर किसी का ईमान भ्रष्ट करना, किसी के ईमान को भ्रष्ट करना कहीं कोई धार्मिक चीज होगी तो ये नहीं हो सकता, ऐसा धर्म नहीं हो सकता, वो अधर्म है। और अधर्म पे जो काम कर रहा है, तो माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी बहुत बढ़िया निर्णय ले रहे हैं। और मैं समझता हूं उत्तराखंड देवभूमि के जो अल्मोड़ा की लाइफलाइन राष्ट्रीय राजमार्ग 109 में क्वारब के पास पहाड़ियों से लगातार गिरते मलबे को देखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है। इसी के तहत अल्मोड़ा के जिलाधिकारी आलोक पांडे ने रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक वाहनों की आवाजाही पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। अगर रात में कोई वाहन क्वारब से गुजरता है और कोई दुर्घटना होती है तो संबंधित पुलिस चौकियों के थाना प्रभारियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। एसएसपी अल्मोड़ा देवेंद्र पिंचा ने पुलिस कर्मियों को भी निर्देशित किया है कि वो अलर्ट रहें और किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए तत्पर रहें। तो वहीं पुलिस और प्रशासन की ओर से क्षेत्र में सुरक्षा बढ़ा दी गई है ताकि किसी भी प्रकार की दुर्घटना को टाला जा सके। देखिए, वहाँ पर एक हमने ऑलरेडी चौकी वहाँ पर स्थापित कर दी है। वहाँ पर हमने 4 लोगों को वहाँ पर अपॉइंट कर दिया है, क्योंकि वहाँ पर क्वारब में बार बार वहाँ मलबा आ रहा है, दिक्कत रह रही है। तो ट्रैफिक वन साइड करके निकालना पड़ रहा है, छोटी गाड़ियों को निकालना पड़ रहा है। तो उसमें पहले तो हम बड़ी गाड़ियों को हम डाइवर्ट ही करने का प्रयास कर रहे हैं कि ताकि हम पर डाइवर्ट हो जाए, अदरवाइज उनको एक एक करके हम गाड़ियों को निकलवा रहे हैं। वहाँ पर हर समय हमारे पुलिस के जवान वहाँ पर नियुक्त है और वो पूरी जनता को मदद कर रहे हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।